Hello viewers, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Radiwal classes. Today we'll discuss the scope of economics. So scope of economics is divided into two sections, one which is based on microeconomics and one which is based on macroeconomics. So let's see कि business economics का क्या scope है. So business economics का scope जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी business जो हो वो दो तरीके के environment के अंदर exist करता है. एक बाहरी इन्वायरमेंट जो कि बिज़नेस से बाहर की इन्वायरमेंट है एंड एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि बिज़नेस के अंदर की इन्वायरमेंट है. बाहरी इन्वायरमेंट को हमने क्या नाम दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंटरनल इश्यूज़ को जो इंटरनल फैक्टर्स है उसको हमने नाम दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसका मैंने लिंक छोड़ा है बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किस चीज़ों में डील करती है, वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं. सो वो आप दोबारा जाके रिवाइज कर सकते हो. सो ऑन दैट बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप को पढ़ सकते हैं. सो लेट्स सी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है. So now let's start with the microeconomics. Microeconomics relates to internal matters. So generally the internal matters are under the control of the management. Management उनको control कर सकता है. So microeconomics में first आता है analyzing the demand and forecasting. So हम economics को यूज़ कर सकते हैं to analyze the demand and do the forecasting कि फ्यूचर में डिमांड क्या होगी. अब हम डिमांड कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बाय स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि डिमांड क्या हो सकती है. ऑब्वियसली एग्जैक्ट अमाउंट तो पता लगाना मुश्किल है, बट स्टिल हमारे पास में इकोनॉमिक्स में ऐसे लॉज है जिनको ध्यान में रख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या डिमांड होगी. जैसे कि अगर हम प्राइस सपोज करो किसी प्रोडक्ट की पहले $10 थी और अब प्राइस अगर हम $15 कर देते हैं तो उस प्राइस चेंज से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये हम स्टडी कर सकते हैं. या फिर सपोज करो कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस में अगर चेंज हो रहा है कि कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, सो उससे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा. या कंज्यूमर के साथ में बाज़ार में बहुत और ऑप्शंस अवेलेबल है, कि मार्केट में और बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन ऑप्शंस के रहते हुए आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा. सो ये सारी फैक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आते हैं और उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने वाली है, और इसी बेसिस पे हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं. फोरकास्टिंग मतलब पास्ट के बिहेवियर को देख के कि पहले अगर कुछ चेंजेस हुए हैं प्राइस में, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अंदर या मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर या कंपटीशन के अंदर, तो उनका डिमांड पे क्या असर पड़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं. इसमें लिखा भी है मैंने कि दिस प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फर्म्स as accurate prediction help them produce the required quantities of goods at the right time. So इससे क्या होगा, अगर हम डिमांड को फोकस कर पा रहे हैं तो जो कंपनी है उसका जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर 100 प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे. हम ऐसा नहीं है कि हम 200 या 300 यूनिट्स बना के रख लेंगे. तो ये चीज़ होने से कि अगर हम डिमांड को फोकस कर पा रहे हैं तो हम बाकी के जितने भी सारे अरेंजमेंट्स हैं, चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज़ करना, चाहे अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना, चाहे कैपिटल को यूज़ करना, इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स का स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हम डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं एंड फोरकास्ट कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट कम द प्रोडक्शन थ्योरी एंड कॉस्ट एनालिसिस. सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि कंपनी ने डिमांड एनालिसिस करके पता लगा लिया कि उसको कितनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए. सो सपोज करो कंपनी को चाहिए 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कि 200 यूनिट्स की डिमांड है, सो हमें 200 यूनिट्स अब बनाने हैं. सो फर्स्ट चीज़ तो हमें क्या बेनिफिट हुआ इससे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा अब टारगेट क्या है. हमारा टारगेट है 200 यूनिट्स को बनाने का. अब अगर हमें ये पता है कि डिमांड क्या है तो हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन डिसाइड कर सकते हैं. कैसे, सपोज़ करो कि अगर हमें ये पता है कि रॉ मटेरियल की 200 यूनिट्स लगती है टू मेक 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कि फिनिश प्रोडक्ट 100 अगर हमें चाहिए तो 200 का हमें रॉ मटेरियल
डालना पड़ेगा। सपोज करो 200 केजी ऑफ हमें रुई डालनी पड़ेगी, तब जाके हमें 100 यूनिट्स ऑफ टेडी बियर्स की मिलती है, सॉफ्ट टॉयज़ की। तो अगर हमें पता है कि हमें टोटल 100 यूनिट्स ऑफ सॉफ्ट टॉयज़ चाहिए, तो अब हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें पता है कि हमें नहीं 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट नहीं, हमें 200 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 400 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। सो ये चीज़ क्या कर रही है, ये हमें हेल्प कर रही है टू डिसाइड द प्रोडक्शन, कि हम अपने प्रोडक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर फिनिश प्रोडक्ट इतना है तो हमें अब अपना रॉ मटेरियल कितना चाहिए, प्लस हमें उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, मतलब प्रोक्योर करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, प्लस हमें कितना लेबर चाहिए कि वो 100 यूनिट्स को हम बना सके, प्लस कितनी फैक्ट्री स्पेस चाहिए या कितनी मशीनरी चाहिए। सो डिमांड के बेसिस पे अब हम अपना क्या डिसाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिसाइड कर सकते हैं। और क्योंकि अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 100 यूनिट्स जितना हमें खर्च करना है, हमें 100 यूनिट्स चाहिए, उससे ज़्यादा की डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है। तो हम ज़्यादा क्यों बनाएंगे, और ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो हम ज़्यादा लेबर हायर क्यों करेंगे, ज़्यादा प्लांट मशीनरी पे खर्चा क्यों करेंगे। अगर 2 मशीन से काम हो सकता है तो हम 4 नहीं खरीदेंगे या 4 रेंट पे नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है टू डिसाइड द प्रोडक्शन। और अब क्योंकि प्रोडक्शन डिसाइड हो गया है, तो हम कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कि अगर 100 यूनिट पे इतना खर्चा होता है तो 200 यूनिट पे कितना होगा, या 100 यूनिट बनाने के लिए हमें इतना लेबर चाहिए, तो अब 200 यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितना लेबर चाहिए होगा। सो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर सो मैनी प्रोडक्शन थ्योरीज, सो मैनी कॉस्ट एनालिसिस फॉर्मूलाज जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी आते हैं। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उसके स्कोप को डिसाइड करवाता है कि क्या इकोनॉमिक्स हमें किस तरह से प्रोडक्शन के अंदर हमें हेल्प कर सकता है। सो नाउ द नेक्स्ट कम्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कितना फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल डिमांड क्या है, उस बेसिस में हमने प्रोडक्शन डिसाइड कर लिया। तो अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ टू डिसाइड द इन्वेंट्री लेवल, कि कितनी इन्वेंट्री हमें स्टॉक में रखनी चाहिए। अब इन्वेंट्री में तीनों चीज़ें आ जाएगी, आपका रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, आपका WIP का लेवल क्या होना चाहिए, एंड आपका फिनिश गुड्स कितनी होनी चाहिए। सो अगर ये तीनों आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको फाइनल डिमांड पता है, आपको फिनिश गुड्स पता है कि आपको कितने चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि रॉ मटेरियल आपको कितना चाहिए। और उस बेसिस पे अगर आपको पता है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के अंदर, तो यू कैन डिसाइड कि WIP का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, या कितनी यूनिट्स WIP के अंदर होनी चाहिए, कि जिससे कि जब फाइनल चीज़ की डिमांड आए तो आप प्रोडक्शन अपना कैरी ऑन कर सके। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, टू कीप द राइट स्टॉक, कि हम राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक रख सके एक राइट लेवल के ऊपर, राइट प्लेस के ऊपर, कि फैक्ट्री के अंदर अगर WIP या रॉ मटेरियल पड़ा है तो उसको फाइनल फैक्ट्री के अंदर, आपके वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे से आप सेल कर सकते हैं, वहाँ ले जाने के लिए फिनिश प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। तो ये सारे जो लेवल से आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इससे क्या हेल्प होगी, इससे ये होगी, एक तो आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, क्योंकि आप उतना ही अमाउंट रॉ मटेरियल का खरीदेगा जितना आपको फिनिश प्रोडक्ट के लिए चाहिए। सेकेंड चीज़, आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, आपके पास लिमिटेड प्लांट मशीनरी है, लिमिटेड लेबर है, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि आप 100 नहीं, आपके पास में इतना पैसा है कि आप 200 लोगों को हायर कर सकते हो लेबर के लिए, नहीं, एवरीथिंग लिमिटेड होती है हमारे पास में। तो उन सब रिसोर्सेज को हम अच्छे तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हमें पता है कि हमारी फाइनल डिमांड कितनी है और हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करता है। थर्ड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि अगर आप टाइमली प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको पता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में करने के लिए टोटल कितना टाइम लगता है, टोटल कितनी कॉस्ट लगती है, तो आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इससे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली कस्टमर को होने वाला है। सेकेंड चीज़, ये आपको लॉस से बचाती है, कि इन्वेंट्री ऐसा नहीं है कि आपको 200 यूनिट चाहिए, आपने 500-600 यूनिट्स बना के रख ली, तो अब क्या होगा, आपको उसको स्टोर करनी पड़ेगी। स्टोरेज के अंदर ऑलवेज प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, या हो सकता है कोई और नेचुरल कैलामिटी हो जाए जिससे आपकी इन्वेंट्री ख़राब हो जाए। सो अगर आपको पता है कि कितनी इन्वेंट्री आपको चाहिए, तो आप उसका स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं करोगे, प्लस जो और थेफ्ट हो सकती है या और जो थ्रेड्स है उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। सो द थर्ड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि ये मैनेजर्स को हेल्प करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। सो नेक्स्ट कम्स मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब
टू नो द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, कि मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना कंपटीशन है। मतलब ये देखना कि हु आर द कॉम्पिटिटर्स। जैसे हम देखते हैं देयर आर सो मेनी ब्रांड्स फॉर शैम्पूज, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स फॉर द सोप्स, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स फॉर द ऑयल, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई कंपनी किसी एक प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उसके लिए ये ऑलवेज़ बेनिफिशियल होगा कि वो पता लगाए कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उन कॉम्पिटिटर्स का क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से कितना सिमिलर है, कितना आइडेंटिकल है, कॉम्पिटिटर की क्या प्राइसिंग पॉलिसी है, मार्केट में कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रखा है, या कॉम्पिटिटर के क्या टारगेट कस्टमर्स है। जैसे सपोज करो आप भी शैम्पू सेल कर रहे हो, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी शैम्पू है, बट हो सकता है वो बेबी शैम्पू में डील कर रहे हो, आप शैम्पू जो है मेल के लिए बना रहे हो, या आप फीमेल के लिए बना रहे हो, या फिर आपका शैम्पू जो है दैट इज़ अ कॉमन जो एवरीवन कैन यूज़। सो उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि उनकी क्या पॉलिसी चल रही है, उनका प्रोडक्ट कितना हिट है, उस कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट कितना हिट है, उनकी क्या प्राइसिंग पॉलिसी है, क्या कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं, उस बेसिस पे ये डिसाइड करना कि आप अपनी प्राइस क्या डिसाइड कर सकते हो। सो ऑल दिस चीज़ें जो होती है वो आपको हेल्प करती है टू डिसाइड योर प्राइसिंग, कि जितना भी कॉम्पिटिटर को आप स्टडी करोगे वो आपको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपको मदद करेगी कि आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपको हेल्प करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है कि अगर उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स की बारे में पता है तो वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को जो है अपडेट कर सकते हैं। उस बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उनको उनके प्रोडक्ट को उनको पॉपुलर करना है तो क्या प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए या प्राइस कम होनी चाहिए, या उनका टारगेट कस्टमर कौन होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज रिसोर्स एलोकेशन। अब आपको पता चल गया क्या कंपनी का प्रोडक्ट होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, मार्केट आप अपनी प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो अब आता है रिसोर्स एलोकेशन, कि इन सब चीज़ों के लिए आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें। मतलब कौन से रिसोर्सेज हो गए, लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, मेन तो ये तीन ही होते हैं। सो इन तीनों को आप किस तरह से असाइन करो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर या डिफरेंट गोल्स के ऊपर, जिससे कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सको। जैसे सपोज करो एक कंपनी है, वो दो प्रोडक्ट्स बनाती है, एक शैम्पू बनाती है, एक सोप बनाती है। अब उसने दोनों की डिमांड फोरकास्ट कर ली है, दोनों के लिए प्रोडक्शन उसको पता है कि अगर हम इतने यूनिट्स ये बना रहे हैं तो कितने यूनिट्स ऑफ हमें प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। सो वो क्या कर सकती है, इनको अच्छे से असाइन कर सकती है। सपोज करो कि कंपनी के पास में एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, उसमें 2 फ्लोर्स है, बट अगर कंपनी को पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर सोप की डिमांड ज़्यादा है बट शैम्पू की डिमांड इतनी नहीं होने वाली, बिकॉज कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर्स जो है उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हिट है, सो आप उनको मैच नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, अभी अपने सारे रिसोर्सेज किधर असाइन करोगे, टू मेक द सोप, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सोप बना के बेच रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हो, जहां आपको लगता है ज़्यादा बेनिफिट है आप अपने रिसोर्सेज उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स अलोकेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सिमिलर है रिसोर्स एलोकेशन से, हमने कैपिटल को अलग से पॉइंट में दे दिया है इसने, कि जब आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, आपको प्रॉफिट कितना अर्न करना है और आपको प्रॉफिट कहाँ से अर्न करना है, तो आप अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी डायरेक्शन के अंदर करोगे। आप जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसी डायरेक्शन में करोगे। जैसे मैंने दिया था एग्जांपल सोप एंड शैम्पू का। सो इफ़ यू नो कि सोप से ज़्यादा प्रॉफिट्स होने वाले हैं, आपका एम जो है अभी कंपनी का दैट इज़ टू मैन्युफैक्चर द सोप्स, तो आप अपना सारा कैपिटल कहाँ लगाओगे, उस डायरेक्शन के अंदर। आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाओगे, उस डायरेक्शन के अंदर। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना कैपिटल लगाना है एंड कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नाउ द नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट एनालिसिस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर अब आता है कि हम प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। मैनेजर्स को जब ये पता है कि उनका एम क्या है, उनको कितने यूनिट्स बनाने हैं, उनका क्या प्रोडक्शन का खर्चा होने वाला है, उनकी क्या प्राइसिंग पॉलिसी होने वाली है, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होने वाले, क्या इंटरेस्ट रेट्स होने वाली है, तो हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हमें पता है, सपोज करो कि एक यूनिट को सेल करने से हमें $5 का प्रॉफिट होता है, तो अगर हम 200 यूनिट्स बेच रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, वी नो 200 into 5 दैट इज़ 1000 यूनिट्स का हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक यूनिट पे 5 का प्रॉफिट है तो 200 पे कितने का होगा, सो 1000 यूनिट्स का, $1000 का।
सो हम प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हाइपोथेटिकल कि हाँ इतने यूनिट्स बेचने पे इतना प्रॉफिट हुआ, बट अगर सपोज करो मार्केट चेंज हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉफिट अमाउंट है वो आप ज़्यादा ले सको, या हो सकता है आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो कम हो जाती है तो आपका प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। सो ये सब डिसाइड करना, ये सब स्टडी करना कि प्रॉफिट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। कंपटीशन इफेक्ट करता है, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इफेक्ट करती है, प्राइसिंग ऑफ लेबर इफेक्ट करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इफेक्ट करती है, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो ये सारे रिलेशंस को ध्यान रखना, दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को डिसाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट कम्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। सो कंपनी के मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो पता लगाए कि या स्टडी करे कि कंपनी को क्या क्या रिस्क एंड थ्रेट्स हो सकती है। सारी रिस्क पता लगाना जो कि आउटसाइड नेचर की है वो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, उसको पता लगाना तो मुश्किल है, बट इंटरनल रिस्क जो होती है उसको मैनेजर्स भांप सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये रिस्क आने वाली है। सपोज करो कंपनी के पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसको खरीदे 15 साल हो गए, मार्केट के अंदर अभी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो आपको सोचना रहेगा, मैनेजर्स को देखना रहेगा कि न्यू टेक्नोलॉजी जो कंपनी यूज़ कर रही है उनकी कॉस्ट कितनी कम आ रही है, बट आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उससे आपकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हो रही है। और हो सकता है कुछ सालों बाद तो आपके उस प्लांट एंड मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं अगर कोई ख़राब हो रहे हैं तो वो बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं हो, तो आपकी टेक्नोलॉजी हो सकता है ऑब्सोल्यूट हो जाए। सो इन सब चीज़ों को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस को अच्छे से रन करना है। सो ये रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस ये भी पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब चाहे वो रिस्क लेबर से रिलेटेड हो, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है आपका कोई CEO हो वो छोड़ के जाने वाला हो, वो रिटायरमेंट की पोजीशन पे आ गया है, तो अब आप उसके एब्सेंस में कौन किसको इलेक्ट करोगे, कौन आपकी कंपनी को अच्छे से रन करेगा। सो ये सारे मेजर्स जो आते हैं दे आर अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। नाउ अब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है। सो मैक्रो के मतलब बाहर का, आपकी बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट, दैट इज़ कि जो बिजनेस के इंटरनल जो था दैट वाज माइक्रो, बिजनेस के बाहर का जो आ गया दैट इज़ मैक्रो। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है जैसे कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट कोई कंट्रीज़ होती है जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कैपिटल इकोनॉमी आपके सारे डिसीजन डिफर करेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है उसका मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, इंडिविजुअल जो है अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दे आर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। सो ये आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, सो आपको उसको ध्यान में रखना पड़ता है। सेकेंड है कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या चल रहा है कंट्री के अंदर, कि अगर बहुत ईजिली एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, आपकी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, आपको हो सकता है कि जो हाई प्रोफाइल जॉब्स है उसके लिए तो बंदे मिलते हो, लेकिन आपकी लेबर क्लास वाली पॉपुलेशन नहीं है तो आपको वो प्रॉब्लम आ जाए। सो एम्प्लॉयमेंट का बेसिस क्या है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या गवर्नमेंट ट्रेड करना बहुत ईजी बना रखा है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि आप पर्टिकुलर कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एक स्टेट दूसरे स्टेट से नहीं कर सकता, या आपको ये सारे कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप ट्रेड कर रहे हो। सो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, क्या कैपिटल मार्केट चल रहा है, दैट इज़ के इंटरेस्ट रेट्स कितनी है। अगर गवर्नमेंट ने बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट कर रखी है तो आप बहुत इजीली लोन ले सकते हो, बहुत इजीली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। बट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, बैंक्स की इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो आपको लोन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स प्लस पॉलिटिकल क्या चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में नहीं बनती, आपस में वो एक दूसरे की पॉलिसीज़ को कम ज़्यादा बताते रहते हैं। सो उसका इफेक्ट भी आपके बिजनेस के ऊपर होता है। सो ये सारी चीज़ें को स्टडी करना वो आता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। सो ये चीज़ें भी मैनेजर्स को डिसाइड करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी कि इनका इफ़ेक्ट क्या होगा आपके बिजनेस के ऊपर। सो दैट वाज द मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो का स्कोप क्या है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। प्लस इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल देन प्लीज़ प्रमोट इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे भी। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है वो मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे उस पर भी आप लोग बता सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय बाय।